नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए समय को न गवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आधुनिक इतिहास से ही जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बिना दलील बिना अपील या काला कानून किस कानून को कहते हैं? तो किस कानून को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट 1919। जो 1919 का रॉलेट एक्ट था, उसी कानून को बिना दलील बिना अपील या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस भी व्यक्ति के ऊपर शक होता था, वो डायरेक्ट ही उसको बिना मुकदमा चलाए ही उसको जेल में डाल दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और इसी के कारण इस कानून को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया, या बिना दलील बिना अपील वाला कानून कहा गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनसे रिलेटेड 3-4 प्रश्न और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और एक्चुअली में हुआ क्या था, किस कारण ये चीज़ हुआ, इसको भी बताता हूँ आपको। लेकिन आप उससे पहले डेट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में उस टाइम वैसाखी का टाइम था। काफ़ी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। और उन इकट्ठा लोगों का जो मुख्य मोटिव था, वो था दो नेताओं की रिहाई। मतलब दो नेता जो उनके प्रिय नेता थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसमें एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों नेताओं की रिहाई के बारे में ही यहाँ चर्चा हो रही थी। और इस उन लोगों को किस तरीके से रिहा करवाया जाए, इस पे लोग अपनी डिस्कशन कर रहे थे। और इस चीज़ के बारे में पता लग गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा, तो उसके जनरल ने क्या करवाया कि चारों तरफ से गेट बंद करवा करके वहाँ माइकल ओडायर ने आदेश दे दिया गोली चलाने का। और जब ये आदेश हुआ और गोली चली, तो बड़ी ही संख्या में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। और इस मृत्यु के कारण हमारे जो कई नेता थे, कई लोग थे, वो बहुत ही आहत हुए। और इसी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और ये क्यों हुआ था? मतलब यहाँ लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक। और किसके द्वारा गोली चलवाई गई? माइकल ओ डायर द्वारा। अच्छा, इनके खिलाफ फिर बाद में एक कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन उसने भी बहुत ज़्यादा इनके बारे में कुछ कड़ी निंदा नहीं की इस चीज़ की। और उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन से आयोग का गठन हुआ? तो कौन से आयोग का गठन हुआ? हंटर आयोग। ठीक है। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था। कब हुआ था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया और कब किया, ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो कब हुआ था गठन? 1923 में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है।
ये ऐसे ही डायरेक्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में, ये करंट का भी प्रश्न है, कि अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की जगह उसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, षड्यंत्र की जगह एक्शन कर दिया गया है। तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। ये जो काकोरी स्थान है, ये यहाँ लखनऊ के पास है। क्या हुआ था कि 8 डाउन मालगाड़ी थी, जिसको कई नेताओं द्वारा, मतलब कई लोगों के ग्रुप द्वारा लूट लिया गया था। उसमें काफ़ी हथियार वगैरह भी थे, जिसको लूट लिया गया था। और उसमें जो मुख्य नेता थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। तो पूछा जाता है इनके भी बारे में कि कौन शामिल था, या कौन पकड़ा गया था, कौन नहीं पकड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे, बाकी सभी लोग पकड़ लिए गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी इसमें मुख्य नेता थे। ठीक है, और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को पता भी होगा कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की मात्र एक ही अधिवेशन का अध्यक्ष, मतलब महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और वो अधिवेशन था कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, और कब की थी? 1924 में, बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। छठवां प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ये लाल कुर्ती दल, या कभी कभी इसी का नाम पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था? लाल कुर्ती दल, या इसका दूसरा नाम खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आपको, हाँ, इनके बारे में और एक बात बता देता हूँ कि पहले विदेशी ये थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। विदेशी इस वजह से क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे। ठीक है, तो पहले यही व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, पहले विदेशी के तौर पे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये जो आधुनिक इतिहास के बारे में मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये सब के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। तो किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड में, जो कि हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसमें हुआ क्या था कि कई पुलिस वालों को, लगभग शायद 30 की संख्या में पुलिस वाले थे, उनको लोगों ने पुलिस स्टेशन में बंद करके आग लगा दी थी, और सभी पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, और ये कहाँ हुई थी घटना? चौरी चौरा हत्याकांड। मतलब ये चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, वहाँ ये हुआ था। और कब हुआ था? डेट पूछी जाती है, 5 फरवरी 1922। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। और इसी जो हत्याकांड हुआ था, इससे गांधी जी काफ़ी आहत हुए थे, क्योंकि वो हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहते थे। और ये उनके
जो मार्ग था उससे काफ़ी अलग था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हिंसा था। क्योंकि कई लोगों को अगर आप जिंदा जला दें तो ये काफ़ी हिंसक था, जिससे गांधी जी काफ़ी आहत हुए और इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन बाद में 12 फरवरी को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को ही उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वो अगस्त 1920 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1920 में। तो 1920 में शुरुआत हुई और चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 के बाद 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि कई बार इसमें प्रश्न भी बनते हैं कि कब शुरुआत हुई, कब वापस लिया गया, क्यों वापस लिया गया। तो किस हत्याकांड के बाद लिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। शुरुआत कब हुई असहयोग आंदोलन की? 1920 में। वापस कब लिया गया? 1922 में। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की भी उपाधि त्याग दी थी। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रश्न को बताने का रीज़न भी यही था कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताया जा सके। ठीक है, और चौरी चौरा हत्याकांड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी उसको 100 साल पूरे हुए हैं और ये इससे रिलेटेड अभी प्रश्न भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम में कि किस घटना को 100 साल कंप्लीट हुए हैं। तो चौरी चौरा हत्याकांड को 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक, और कहाँ हुआ था ये? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया? देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न पूछा क्या गया है। अगर गठन पूछा जाएगा तो 1927 में, और अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया तो भारत 1928 में आया। कब आया? 1928 में। और कब गठन हुआ था? 1927 में। ठीक, अब ये जो साइमन कमीशन बना था इसका काफ़ी विरोध भारत ने किया था, और आपको नारा याद होगा, नारा लगाया गया था साइमन गो बैक। इसका कारण ये था कि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के सातों ब्रिटिश थे। इसमें एक भी भारतीयों को जगह नहीं मिली थी और इसी के कारण भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी पुलिस की, और उसी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस घटना के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही उनको लाठी लग गई थी पुलिस वालों की, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। गठन कब हुआ? 1927 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस घटना के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह के बाद, जब बारदोली गुजरात में है, तो जब यहाँ की महिलाओं द्वारा ही जब ये सत्याग्रह कंप्लीट हुआ सक्सेसफुल तरीके से, तो इसी के बाद वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस घटना के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक, और 1928 है तो 1928 में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी। ठीक है, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी पेश हुई थी। फिर 1919 में लाहौर अधिवेशन भी हुआ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 मार्च को। ठीक, 12 मार्च को। इसी का एक दूसरा नाम है डांडी यात्रा या नमक कर। तो डांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च को हुई थी, और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक गांधी जी ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ, मतलब कि पैदल ही, नमक कर के विद्रोह में काफ़ी दूर तक वो चल के गए थे। ठीक, और डांडी नामक स्थान पे उन्होंने नमक कर को
तोड़ा था। और इसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, या नमक कर, या उसी का नाम है दांडी यात्रा। ठीक, तो कब हुआ था? 1930 में। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आधुनिक इतिहास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कालक्रम के अनुसार कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, साइमन कमीशन कब बना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, या उस पार्टी क्या नाम है आपकी, चित्तरंजन दास द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी उसकी स्थापना कब हुई, सर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आपको ये जो क्रम बताया जा रहा है, इस क्रम को ध्यान रखिएगा, डेट सहित सन सहित आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सजाने के लिए भी आ जाता है कि किस काल में कब हुआ, इसका क्रम बताइए, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो जितने भी मैंने आपको ये डेट बताए हैं, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जो लास्ट प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ। इसी को नमक कर आंदोलन भी कहते हैं, या दांडी यात्रा भी कहते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी तक 1930 तक के अंदर जितने भी बनते हैं आधुनिक इतिहास से, सबको कवर किया है मैंने। अगर जो भी प्रश्न छूटे हैं उनको मैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी आधुनिक इतिहास की, उसमें मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। टिल देन, थैंक यू।